सभी को नमस्कार। जय श्री राम। मैं राहुल महेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार विषय को लेकर और जिसका नाम है चंद्रमा। पहले के ऋषि मुनि, पंडित पुरोहित लोग है ना, कुंडली प्रिडिक्शन करते थे, आज भी करते हैं, है ना। तो चंद्रमा को एक अलग से लेकर चलते थे, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता है कि इस चंद्र कुंडली को करना क्या है। मतलब इससे क्या क्या देख सकते हैं, इससे योग देख सकते हैं, इससे दशा देख सकते हैं, इससे गोचर देख सकते हैं, इससे उपाय देख सकते हैं, इससे व्यक्ति का प्रारब्ध कर्माश देख सकते हैं, इससे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो आज चंद्र कुंडली को हम समझने की कोशिश करेंगे कि लगन कुंडली से चंद्र कुंडली क्यों इतना बेहतर होता है, क्योंकि चंद्रमा के पास दशा होती है। और हम सभी जानते हैं कि बिना दशा तो योग फलित होगा नहीं। जब तक दशा नहीं आएगा, जब तक समय ही नहीं आएगा, तो यार योग कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे, कैसे योग का असर हमारे जीवन पर आएगा, कैसे योग फलीभूत होगा। तो जितनी भी हमारे जीवन में कुछ भी क्रांति आता है, कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी बुरा होता है, तो इसके पीछे एक योग होता है। बिना योग के अच्छा और बुरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो योग होगा तो चीजें एक्टिवेट होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि चंद्रमा को रीड कैसे किया जाए, कि कैसे हम समझें कि हमारे जीवन में किन किन ग्रहों से योग बने हुए हैं, है ना। और कैसे कैसे पूरी चंद्रमा चंद्रमा पूरी जन्म कुंडली से 360 डिग्री लगभग सभी ग्रह, सारे ही ग्रह, सारे ही राशि, सारे ही नक्षत्र से योग बना सकता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा योग किस लेवल का बना हुआ है, किस स्तर का बना हुआ है और कब एक्टिवेट होगा, बहुत जरूरी है। तो आज हम चंद्रमा को लेकर समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे कि किस तरह से योग हमारे जीवन में एक्टिवेट होते हैं। तो एक स्क्रीन शेयर करते हैं और वहां से अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये लगन कुंडली है ना। जैसे ये लगन कुंडली है ना। लगन कुंडली में बहुत सारी चीजें होती है ना। कौन सा ग्रह क्या है, जैसे अपन सिंपल पाराशरी में है ना, या भृगुनंदी नाड़ी में, या केपी सिग्निफिकेटर कृष्णमूर्ति पद्धति में, जो भी आप पद्धति का यूज करते हैं, है ना। केपी वैदिक नाड़ी, जैसे मैं केपी वैदिक और नाड़ी तीनों पद्धति का यूज करता हूँ। तो मैं हर तरह से चीजों को देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं से भी कमी ना रह जाए। ठीक है, तो जिस भी तरह से अपन योग बनाते हैं, है ना, जैसे वैदिक में आपको बहुत सारे प्रचलित योग मिल जाएंगे कि भैया बुधादित्य योग हो गया, सिद्धि योग हो गया, है ना। स्वराशि का गुरु हो जाए तो ये वाला योग हो गया, है ना। स्वराशि का शनि हो जाए तो केंद्र में आ जाए तो इस तरह के शश योग, है ना। बहुत सारे योग हम वैदिक में देख लेते हैं। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी जो इसका एक अलग ही आयाम है, अलग ही ट्रिक है, लेकिन बीएनएन वैदिक से निकला हुआ है ना, वैदिक का अंश है। या वैदिक और बीएनएन दोनों एक ही स्वरूप, जैसे अपन बोल सकते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हम बोल सकते हैं कि वैदिक पाराशरी, भृगुनंदी नाड़ी, केपी सब एक ही चीज है। ठीक है, तो अब हमारा लक्ष्य क्या है कि हम इस जन्म कुंडली को रीड कर रहे हैं। मान लो ये वृषभ लगन का कुंडली है, लगन में राहु है, एक्स वाई जेड योग बन रहा है, अच्छा और बुरा और बहुत सारी बात कर लेते हैं। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि व्यक्ति के योग जीवन में किस तरह से प्रभावित होंगे, किस तरह के दशाओं के साथ कनेक्ट होंगे, कौन सा योग अच्छा जाएगा, कौन सा योग बुरा जाएगा, और कौन से योग उसके इस जन्म से बन रहे हैं, कौन से जो योग कब एक्टिवेट होंगे, क्या योग प्रारब्ध से बनकर आ रहे हैं, क्या उसका उपाय किया जा सकता है। बहुत सारी बातें सिर्फ अकेला चंद्रमा तय करेगा। तो यहाँ पर मैं चंद्र कुंडली एक बार रखता हूँ। ये चंद्र कुंडली, ये उसी वृषभ लगन का चार्ट है, सेम। बस कुछ भी नहीं किया है, चंद्रमा को लगन में स्थापित किया है। ये सिंह राशि का चंद्रमा है ना, 2 डिग्री का यहाँ चंद्रमा को स्थापित किया है। बाकी सारे के सारे प्लेनेट मैंने वहीं के वहीं जमा दिए हैं, है ना। तो 7 नंबर पे, है ना, शनि और मंगल का युति है। यहाँ पे भी 7 नंबर पे शनि और मंगल का युति है। सिर्फ चंद्रमा को लगन में बिठा के सारी ग्रहों की प्लेसमेंट अपन ने स्थापित कर लिया। अब ये क्या बताता है, तो सबसे पहले इस योग को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझना पड़ेगा जो भृगुनंदी नाड़ी के बहुत स्पेशल फॉर्मूलास में आता है ना। तो बहुत सी बार हमको पता तो होता है कि ये सूत्र होता है, लेकिन अप्लाई कैसे करें नियम को, किस तरह से हम उसको, है ना, अंदर समाहित कर दें कि कुंडली देखते हमें समझ में आ जाए। तो पहला योग होता है अकॉर्डिंग टू बीएनएन 2-12। ठीक है, 2-12 एक योग होता है। उसके बाद नियम होता है 3-11। 3-11 भी एक नियम होता है। उसके बाद होता है 4-10। ठीक है, उसके बाद होता है पंचम नवम जो सबसे लोकप्रिय है। उसके बाद आता है 6-8 षडाष्टक। ठीक है, तो ये 4-5 तरह के नियम है कि भैया कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह से 2-12 होता है तो उसका असर हमारे जीवन से सबसे पहले जुड़ा होता है, क्योंकि 2-12 किसी भी ग्रह से 2-12 होना उसके व्यक्ति के होम टाउन से, घर से उसको मिलने वाली सुख सुविधाओं से कनेक्टेड होता है। तो 2-12 सबसे स्पेशल होता है। 3-11 कब होता है, जब व्यक्ति बाहर आता है, दोस्तों से मिलता है ना, उन लोगों से, है ना, एक्सप्लोर करता है, चीजों को समझता है, तो 3-11 एक्टिवेट होता है। 4-10 योग कब एक्टिवेट होता है,
चार दश योग तब एक्टिवेट होता है जब व्यक्ति पैसा कमाता है और अपने सुख के लिए काम करता है, मकान बनवाता है, घर बनवाता है ना, अपनी सुख की इच्छा पूर्ति के लिए बहुत सारे वर्क करता है। ठीक है, सुख भाव के लिए मोटे तौर पे। तो 4-10 का योग तब बनता है जब व्यक्ति का अर्निंग चालू हो जाता है, जब व्यक्ति कमाने निकल जाता है। तो अधिकतर व्यक्ति घर ही बनाता है। आप देखो, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमाएगा ना, सबसे पहले वो अपना आश्रय बनाएगा, रहने के लिए इतना सुंदर जगह बनाएगा जो उसके सपने का ड्रीम, मतलब उसका ड्रीम होगा। ठीक है, उसके बाद है पंचम नवम। पंचम नवम ये वाला, पंचम नवम का योग क्या होता है? पंचम नवम योग, ये मानकर चलो कि ये जन्म कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट योग होता है, क्योंकि ये इस जन्म का योग नहीं है। ये वाला जो पंचम नवम का योग है, ये त्रिकोणी संबंध बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पाराशरी, है ना। भृगुनंदी नाड़ी में भी त्रिकोणी संबंध बोलते हैं, पाराशरी में भी त्रिकोणी संबंध बोलते हैं। और नवम पंचम योग इसका एक बोलचाल वाला शब्द है कि नवम पंचम योग बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और ये बिल्कुल व्यक्ति के प्रारब्ध कर्मों से जुड़ गया है, मतलब प्रारब्ध कर्मा में उसकी वो सारी चीजें हैं जो इसने इस जन्म में कमाया। इस जन्म में कोई अर्निंग नहीं किया है, ये पिछले जन्म का अर्निंग है जो इस जन्म में कुछ न कुछ उसको मिलने के लिए आने वाला है, या आ चुका है, या आ रहा है। तो ये पिछले जन्म का पास्ट लाइफ कर्मा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? पंचम और नवम पास्ट लाइफ कर्मा। इसके बाद बात करते 6 और 8 षडाष्टक योग भी बोलते हैं, है ना। अगर किसी भी ग्रह के चंद्रमा से, बस सिर्फ चंद्रमा की बात करेंगे, चंद्रमा से 6-8 में अगर कोई ग्रह होता है तो व्यक्ति को बहुत कष्ट, भारी दुख, क्लेश आदि देने के लिए बात करता है। ये थोड़े से ऑब्स्टिकल, संघर्ष, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कानून, कोर्ट केस, है ना, बहुत सारे जीवन में लोही घटनाएं हो जाती है। तो ये वाली चीजें अपन को ध्यान रखना। हम एक एक योग को बहुत गहराई से समझेंगे और बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे 2 और 12 द्विद्वादश। इसको क्या बोलते हैं पाराशरी में? द्विद्वादश योग। द्विद्वादश योग का मतलब होता है कि चंद्रमा के आसपास अगर कोई ग्रह बैठा हुआ होगा तो वो योग बचपन में ही फलित हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। आपकी चाइल्डहुड में बचपन में ही वो उस योग का प्रिडिक्शन, उस योग का फलित आ जाएगा, उसका सारा घटना निकल जाएगा। इसलिए क्योंकि द्विद्वादश जो योग होता है ये बिल्कुल चंद्रमा के नियरेस्ट होता है, बच्चे के बिल्कुल नियरेस्ट होता है। तो हमारा नियरेस्ट कौन से होते हैं? हमारे घर वाले और हमारे आसपास वाले लोग। ये आसपास हो गया, बिल्कुल आसपास वाले लोग। तो जब भी चंद्रमा के आसपास वाले ग्रह होंगे, हमारा बचपन से ही उस ग्रह से जुड़ा हुआ असर हमारे जीवन में आ जाएगा। हमको इस तरह का माहौल ऐसा ही मिलेगा कि हमारा व्यक्तित्व वैसे ही हो जाता है। तो द्विद्वादश योग आपके बचपन में ही फ्री हो गया है ना। मान लीजिए 16 साल की उम्र तक ही आदमी का फ्री हो जाता है। उसके बाद आता है, और इसका इसका असर जीवन भर रहता है, क्योंकि ये आदमी का संस्कार से जुड़ जाता है। ये उसका बातचीत करने का असर से कनेक्ट हो जाता है, उसका माहौल, रहन सहन, स्टैंडर्ड, ये बहुत करीबी से कनेक्ट रहता है। ये लगभग लगभग जीवन भर उसकी एक जड़ से बांधे रखता है कि नहीं, हमने बचपन में ऐसा देखा था, हम बचपन में अकेली तोड़ते थे, हम बचपन में, है ना, यहाँ घूमने जाते थे। तो एक सुनहरी यादों में व्यक्ति का कनेक्ट रह जाता है। ठीक है, तो ये होता है द्विदादश योग। उसके बाद बात करते हैं कब योग कैसे एक्टिवेट होता है। उसके बाद 3-11। 3-11, 3-11 योग तब एक्टिवेट होता है जब व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकलता है दुनिया में। आमतौर पर 15 साल के बाद, 15 साल के बाद व्यक्ति के 3-11 योग के रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं। तो 15 से लेकर आप मान लो कि मोटे तौर पे 25 साल तक। ठीक है, मतलब स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ से स्टार्ट हो जाता है, 11th 12th से कॉलेज लाइफ तक चलता है। ठीक है, तो ये जो 3-11 होता है, ये दोस्तों के बीच में उठना बैठना, घूमना फिरना, जिस तरह का प्लेनेट होगा ना उस तरह के असर बहुत गहराई से आएंगे। जैसे इस व्यक्ति का चंद्रमा से 3-11 में शनि मंगल आया है। शनि मंगल कैसे? पापी क्रूर ग्रह आदमी है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि क्रूर है, पापी है, तामसिक नेचर वाले व्यक्ति है। तो इसको दोस्त कैसे मिलेंगे? 3-11, 15 से 25 साल की उम्र में। तो शनि मंगल का पूरा गहरा प्रभाव आएगा, मतलब कि स्कूल के बाद से और कॉलेज में लेवल तक इसको मंगल शनि जैसे लोग मिलेंगे, मतलब थोड़े से स्ट्रॉन्ग लोग, शनि उच्च का है ना, स्ट्रॉन्ग लोग, बिजनेस माइंडेड लोग, थोड़े से तामसिक लोग, है ना, नए जमाने के लोग, ठीक है, थोड़े से बोल्ड लोग। इस तरह की बातें अपन कर सकते हैं कि 3-11 में जो ग्रह आता है, इस व्यक्ति का 15 से 25 साल की उम्र में व्यक्ति आराम से, है ना, मोटे तौर पे आप अनुभव करो 30 साल तक, लेकिन 15 से 25 साल तक आप ये सकते हो। ये एक स्वाभाविक है ना, जनरल में। ठीक है, 30 साल मान लो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो। चलिए, तो 30 साल तक अपना इस योग का प्रभाव रहता है। उसके बाद शिथिल हो जाता है, हर योग के प्रभाव होता है। उसके बाद क्या होता है? 4 और 10, ये योग का प्रभाव कब होता है? जब व्यक्ति 25 साल के बाद अर्निंग स्टार्ट कर देता है, तो 25 साल के बाद प्रभाव। और नहीं तो 30 साल के बाद मोटे तौर पे कर ही देता है आदमी, कैसा भी आदमी हो, बेकार से बेकार आदमी हो, 30 के बाद तो कर ही देता है काम धंधा चालू, है ना। तो 30 साल के बाद, 25 साल के बाद उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद उसके जीवन में, है ना, अलग तरह से विचार होते हैं। जैसे इस व्यक्ति के चार्ट में, है ना, राहु और केतु, है ना, राहु और केतु के दो जैसे ग्रह आ गए,
है ना, राहु केतु साथ साथ आ जाते हैं, तो ये उसका टर्निंग पॉइंट रहेगा। जब से वो कमाना चालू करेगा उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि राहु और केतु जबरदस्त टर्निंग पॉइंट है ना, व्यक्ति को पूरी उसकी लाइफ की मोमेंट चेंज करता है। तो 30 साल के बाद, 23 साल से लेकर ये जो योग है ये लगभग लगभग बहुत लंबे समय तक कनेक्ट करता है। आप इसको बोल सकते हो कि ये काफी लंबे समय तक रहता है, क्योंकि करियर व्यक्ति पैसा कमाता है तो बहुत सालों तक कमाता है, तो राहु और केतु का प्रभाव काफी हद तक रहता है उसके अर्निंग में, उसके घर में, उसके व्यवस्था में। अब इसको और गहराई से अपन को देखना हो कि व्यक्ति को किस तरह का घर में माहौल मिलेगा, करियर में माहौल मिलेगा, तो करियर में राहु जैसे लोग मिलेंगे, है ना, उसकी इच्छा होगी केतु जैसे बनने की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लो उल्टा होता, पहले इसको समझ ले सीधे को, कि मान लो केतु फोर्थ हाउस में, तो ये चाहेगा कि स्पिरिचुअल साधना वाला घर हो, मेडिटेशन हॉल हो, है ना अपना, क्योंकि केतु उच्च का है ना, तो वृश्चिक राशि वाले गुण आएंगे कि साधना कैंप हो, कहीं जाके साधना कर ले, ऐसा वैसा एक अच्छा घर में ऐसा स्पिरिचुअल माहौल बनाने की कोशिश करेगा। उल्टा होता तो क्या होता, करियर में ऐसा माहौल होता और घर में ऐसा लगता है कि नहीं यार लग्जरी जीवन हो, हर तरह की फैसिलिटी हो, है ना, सलमान खान जैसा घर हो, आदि आदि। तो इस तरह की बातें अपन कर सकते थे। उसके बाद आता है पंचम नवम योग। आप सिर्फ चंद्रमा को लेकर अपन जीवन यात्रा कर रहे हैं, ये प्रोग्रेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेशन नहीं है। ये बेसिक फंडामेंटल रूल है भृगुनंदी नाड़ी का और पाराशरी का, जो कि हम डायरेक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब ये आता है पंचम नवम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। पंचम नवम इससे इंपॉर्टेंट होता है कि पूर्व जन्म के कर्म संस्कार व्यक्ति के जीवन में किसी भी समय लौट सकते हैं। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं कि इस समय लौटेगा, किसी भी समय लौट सकता है। मोस्टली टर्निंग पॉइंट के समय लौटता है राहु केतु से मिलने के बाद। ये 30 साल के बाद इसके राहु और केतु से मिलन हो जाता है, तो मोस्टली 30 साल के बाद ये एकदम प्रारब्ध कर्मास लौट कर आ जाता है, क्योंकि राहु और केतु पुरानी पास्ट मेमोरी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अब वो इस व्यक्ति के चार्ट में नवम पंचम में इस जन्म का कमाया हुआ कुछ भी नहीं है, अर्निंग इस जन्म का नहीं है। ये सारा जो अर्निंग है ये कब का है, पास्ट का, पास्ट का, कब का, प्रारब्ध, ठीक है। ये सारा जो अर्निंग है ये प्रारब्ध का अर्निंग है, पास्ट का अर्निंग है, इस जन्म का अर्निंग कुछ भी नहीं है। तो अब चंद्रमा का जो पास्ट जन्म की मेमोरीज है वो कौन से ग्रह से जुड़ा हुआ होगा, भैया वो स्वराशि के गुरु से जुड़ा हुआ है, उच्च राशि के सूर्य से जुड़ा हुआ है। मतलब कि क्या बोल सकते हैं इस व्यक्ति को, कि इस व्यक्ति का जो पास्ट जन्म का मेमोरीज है ये काफी ज्ञानी, उच्च स्तरीय आत्मा, या ये बोल सकते हैं कि बहुत गहरा शोध करके आया होगा, या इसका ज्ञान अल्टीमेट होगा, बहुत अद्भुत होगा। लेकिन इसको इस जन्म का कमाया हुआ नहीं है, इसको लगता है कि मैं पिछले जन्म से कुछ ऐसी मेरे अंदर चीजें हैं जिसको खोजना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और वो चीजें कभी प्रकट हो जाएगा तो गुरु और सूर्य जैसी चीजें प्राकट्य हो जाती, क्या बोलते हैं, नवम पंचम प्रकट होने का, जन्म के कारक है, प्रकट हो जाते हैं। संतान जन्म की बात करते हैं ना, ज्ञान भी प्रकट होता है, जन्म प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है। तो नवम पंचम जैसी इसके जीवन में सूर्य और गुरु जैसी चीजें एकदम प्रकट हो जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इस व्यक्ति के जो प्रारब्ध कर्मास है वो सूर्य, उच्च के सूर्य स्वराशि के गुरु से जुड़े हुए हैं। मतलब व्यक्ति बहुत धर्म से गहरी डीप बातों से कनेक्टेड होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा बुध और शुक्र से भी कनेक्ट है, राजसिक भी होना चाहिए, थोड़ा सा राजसिक नेचर भी रहेगा और सात्विक नेचर भी रहेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि ये व्यक्ति, है ना, शुरुआत में सबसे पहले मंगल और शनि से मिला है तो तामसिक नेचर इसके जीवन में आया है, लेकिन सात्विक नेचर इसके लिए बाय डिफॉल्ट है, रासिक नेचर बाय डिफॉल्ट। इसने पूर्व जन्म में बहुत सात्विक और रासिक कार्य किए होंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके जीवन में आएगा। अब बात करते हैं षडाष्टक योग। षडाष्टक योग से क्या देखते हैं कि जीवन में कोई कानून कोर्ट उलझन लड़ाई झगड़े झगड़े कुछ तो नहीं है, तो भैया 6 8 में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, खाली है। मोटे तौर पे कोई लड़े झगड़े कानून कोर्ट उलझन जैसी चीजें इसके जीवन में नहीं आना चाहिए, है ना। चाहे अपन को लगन चार्ट में दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे संघर्ष हैं या एक्स वाई जेड, ठीक है, लेकिन मोटे तौर पे चंद्रमा अपनी दशा पैटर्न में ऐसी कुछ भी बातें एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा लंबा झगड़ा, कोई कानून कोर्ट उलझन जैसी चीजें कभी भी जीवन में आएगा। हाँ, संघर्ष रहेगा, लगन चार्ट संघर्ष दिखाता है। चंद्रमा चार्ट आपको बताता है महादशा, चंद्रमा क्या है, हमारी महादशा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चंद्रमा आपकी महादशा है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहा होगा वहीं से आपकी महादशा चालू हो जाती है। चंद्रमा बहुत बड़ी बात करता है। चंद्रमा ने स्पष्ट स्पष्ट किया है, सारी बातें बहुत अच्छे से समझाया है कि कब कौन सा योग एक्टिवेट होता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में जाकर देख सकते हो कि 2 12 में कौन सा ग्रह एक्टिवेट है, ये परिवार का माहौल है। 3 11 में कौन से ग्रह एक्टिवेट है, ये दोस्तों से एक्सप्लोर हुए हो 15 से 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। 4 10 में कौन से ग्रह एक्टिवेट है, ये आपके कर्मास के, है ना, कर्मा कर्म जहाँ से पैसा कमाया है और आपने फिर जो पैसा कमा जो घर बनवाया है, आप आपके घर का माहौल आज ही देख सकते हैं।
नवम पंचम से देखे जाने वाले योग आपके पूर्व जन्म, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आदमी की जीवन बदलता है कि ये नवम पंचम के योग ये जीवन में एक्टिव होने के लिए आए हैं, बस समय लगता है कब एक्टिवेट हो जाए। किसी का 10 साल की उम्र में हो जाता है, किसी का 20 साल की उम्र में, किसी का 30 साल की उम्र में, किसी का 50 साल की उम्र में, किसी का 60 साल की उम्र के बाद भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, ये प्रोग्रेशन थ्योरी में पता चलता है कब कौन से योग एक्टिवेट होते हैं, है ना। तो ये और उसमें गहराई है, लेकिन ये योग बिल्कुल एक्टिवेट होगा, 100% जीवन में एक्टिवेट हो ही जाएगा, जो व्यक्ति के प्रारब्ध कर्मा से कनेक्टेड रहेगा, और 100% व्यक्ति का कर्म होता है। 6 लड़ाई झगड़े संघर्ष। तो सिर्फ चंद्रमा के माध्यम से आपको कुंडली कैसे रीड करना है, यहाँ तो मैं सिर्फ आपको महादशा के बारे में बताया हूँ, जबकि बहुत सारी बात देख सकते हैं, योग देख सकते हैं, गोचर देख सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रेशन देख सकते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रोग्रेशन देख सकते हैं, दशा देख सकते हैं, बहुत सारी बातें देख सकते हैं, समय देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं कि भैया इस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या हो रहा होगा। और अभी हमारा लक्ष्य इतना सा था कि चंद्रमा को रीड कैसे करते हैं, सिर्फ, है ना, मोटे तौर पे एक सामान्य व्यक्ति भी बोले कि यार हम कैसे रीड करें, है ना, बहुत सी और होता क्या है, लोग कुंडली बना लेते हैं, सर हो गया, है ना, कुंडली बन गया, अब करें क्या, कैसे प्रोडिक्शन करें। तो चंद्रमा एक अद्भुत ट्रिक देता है, अद्भुत अनुभव देता है। आपको थोड़ी सी पकड़ ज्योतिष का होगा, गहराई से थोड़ी सी पकड़ मिल जाएगा, आप ज्योतिष में इतने शानदार बात कर सकते हो कि बिना महादशा पकड़े आप व्यक्ति के जीवन की सारी बात एक्सप्लोर कर सकते हो कि इस समय आपको ये मिला होगा। ये प्रोग्रेशन से अलग ट्रिक था। आशा आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। और रामायण ज्योतिष का नया बैच शुरू होने वाला है 7, 8, 9 जुलाई को, आप बिल्कुल उसमें ज्वाइन हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप बिल्कुल वहां से ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।